नमस्कार और आज के इस गहरी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात सोच रही थी। जी बताइए। जरा सोचिए, अगर बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ना कोई धीमा जहर रोजाना पिया जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है शरीर तुरंत खत्म तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। शरीर तुरंत खत्म नहीं होगा, बल्कि ना वो इसके अनुकूल होने लगेगा। हाँ, मतलब वो खुद को उस जहर के हिसाब से ढालने लगेगा। जी। और शुरुआत में ये एक बहुत ही शानदार बात लग सकती है कि अरे वाह, हमारा शरीर कितना मजबूत है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है। धोखा कैसा? ये जो अनुकूलन है ना, मतलब ये जो अडेप्टेशन है, ये असल में शरीर के विनाश की सबसे बड़ी शुरुआत है। सही कहा आपने, क्योंकि इस प्रक्रिया के पीछे का जो जीव विज्ञान है वो बहुत ही डरावना है। अच्छा। जी, आप देखिए, जब कोई विष शरीर में ठहर जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है? वो अपनी सारी ऊर्जा विकास से या नई कोशिकाओं को बनाने से हटा लेता है और अपनी पूरी ताकत सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद में लगा देता है। मतलब सिर्फ बचने की कोशिश में। बिल्कुल। इसे जीव विज्ञान में सर्वाइवल मोड कहते हैं। शरीर सिर्फ किसी तरह दिन काटने लगता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस विष की मौजूदगी उसे बिल्कुल सामान्य लगने लगती है। रुकिए रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो अनुकूलन है, मतलब विष के साथ ये जो तालमेल बिठा लेना है, वही असल नुकसान है? एकदम सही पकड़ा आपने, वही असल नुकसान है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक विचार है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी को कुछ बुरा महसूस होना बंद हो गया है या एक तरह का सुन्नपन आ गया है, तो वो तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यहीं से हमारी आज की चर्चा, जो रश्मि प्रभा की स्रोत सामग्री पर आधारित है, एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर मुड़ती है। जी, और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य भी यही है। जिस तरह शरीर धीमे जहर का आदी हो जाता है, ठीक उसी तरह हम सब एक इंसान के तौर पर रिश्तों में भी दर्द और घुटन के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर दर्द को ही अपना सामान्य जीवन मान लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसे समझते हैं। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी रिश्ते में बुरे इंसान को खोजने या किसी को विलन साबित करने नहीं बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उन जहरीले या टॉक्सिक पैटर्न्स को समझना है जो बहुत ही खामोशी से, मतलब बिना किसी शोर के, हमें हमारी ही आत्म पहचान से दूर कर देते हैं। और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाना ही इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु है। तो अगर रिश्तों में भी ये भावनात्मक विष या इमोशनल टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो ये शुरू कैसे होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कोई भी रिश्ता पहले दिन से तो ऐसा नहीं होता कि उसमें सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। मतलब शुरुआत तो हमेशा बहुत गर्मजोशी, प्यार और खुशी से ही होती है ना? बिल्कुल, और यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम? हाँ, जब दो लोग जुड़ते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या दफ्तर का कोई रिश्ता, तो शुरुआत में कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा होता। ये जो भावनात्मक विष है, ये कोई बाढ़ नहीं है जो एक दिन अचानक आ जाए और सब बहा ले जाए। तो फिर ये क्या है? ये सीलन की तरह है। सीलन? जी, ये तब शुरू होता है जब छोटे छोटे अनकहे दर्द, बार बार होने वाला सूक्ष्म अपमान और हमारी अपनी दबाई गई सीमाएं धीरे धीरे जमा होने लगती हैं। इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। ये जो अनकहे दर्द हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते कैसे हैं? मान लीजिए कि कोई ऐसी तीखी टिप्पणी की गई जिसे मजाक का नाम दे दिया गया, हाँ, ऐसा तो बहुत होता है। और हमने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए उस पर एतराज नहीं जताया। या कोई ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस पर बात करने से हम कतराते रहे। क्योंकि हम बहस नहीं चाहते थे। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा अनकहा समझौता जो किसी एक ने महज इसलिए कर लिया ताकि 5 मिनट की वो असहज खामोशी या लड़ाई ना झेलनी पड़े। जब ये चीजें हफ्तों, महीनों या सालों तक जमा होती रहती है ना, तो दो लोगों के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। तो ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे एक एक कंकड़ करके किसी नदी का रास्ता बंद कर देना। बहुत सही उपमा है ये। मतलब जो बातचीत कभी दिन भर की थकान मिटाती थी, वो अब खुद एक बहुत बड़ी थकान का कारण बन जाती है। हाँ, इंसान उस बातचीत से ही बचने लगता है। और किसी की मौजूदगी मात्र से ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा निचुड़ गई हो, और जो देखभाल कभी बहुत खुशी खुशी की जाती थी, वो एक भारी मजबूरी लगने लगती है। और जानते हैं, जब ये मजबूरी बहुत भारी हो जाती है, तब इंसान उस रिश्ते को पोषित करना बंद कर देता है। वो केवल प्रतिक्रिया देने लगता है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्ट करने लगता है। जी, वो या तो छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा करने लगता है, या फिर
खुद को पूरी तरह से समेटकर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। और यहीं से बुरे इंसान का मिथक जन्म लेता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है कि अगर रिश्ता खराब है तो जरूर सामने वाला इंसान जन्म से ही बहुत बुरा या टॉक्सिक होगा। हम ये नहीं देखते कि वो उस विषैले माहौल की प्रतिक्रिया है। अरे वाह! तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक दो सुरक्षित रसायनों के आपस में मिलकर एक धमाका करने जैसा है? ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मतलब हो सकता है कि दोनों रसायन अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित हों, दोनों लोग अच्छे हों, लेकिन जब वे एक साथ एक ही बीकर में आते हैं तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जो धमाका कर देता है। हाँ, एकदम। यानी बुराई किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच होने वाले उस रिएक्शन में है। ये रसायन विज्ञान वाली उपमा बहुत ही सटीक है। अब देखिए, रिश्ते इसलिए दमघोटू नहीं होते क्योंकि उनमें कोई एक विलन बैठा है। जी। वे इसलिए ऐसे बन जाते हैं क्योंकि अनसुलझे मुद्दों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो गया है और व्यक्तिगत पसंद को एक दूसरे पर थोपा जाने लगा है। जो जगह कभी सबसे सुरक्षित महसूस होती थी, वो महज इसलिए पिंजरे में बदल जाती है क्योंकि दोनों लोग बिना अपनी सीमाओं को समझे बस आपस में टकराते रहते हैं। और यही टकराव उस भावनात्मक विष को जन्म देता है। बिल्कुल। अगर ये केवल दो लोगों के बीच का एक रासायनिक या जैविक रिएक्शन है, तो फिर प्रकृति के पास इसे समझने का कोई ना कोई ब्लूप्रिंट जरूर होगा। हाँ, प्रकृति हर चीज का जवाब रखती है। स्रोत सामग्री का वो हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है जहां प्रकृति और इंसानी संबंधों की गहराई से तुलना की गई है। मैं जानना चाह रही थी कि जीव विज्ञान की दुनिया संबंधों को किस तरह से देखती है। प्रकृति इस मामले में बहुत ही स्पष्ट और निर्मम है। जीव विज्ञान की दुनिया में संबंधों के मुख्य रूप से 4 जैविक रूप होते हैं। 4 रूप? जी। पहला रूप है परजीविता, जिसे विज्ञान में पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट वाला शब्द लग रहा है ना? बिल्कुल वही है। इसमें एक जीव दूसरे की कीमत पर अपना जीवन चलाता है। मतलब एक का पूरी तरह फायदा होता है और दूसरे का लगातार नुकसान होता रहता है। इंसानी रिश्तों में भी हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हाँ, जैसे वो दोस्त जो हमेशा अपनी परेशानियां लेकर ही आपको कॉल करता है। जी बिल्कुल। आपका घंटों समय लेता है, अपनी भड़ास निकालता है और फिर गायब हो जाता है। और जब आपको जरूरत होती है तो वो कभी उपलब्ध नहीं होता। सही कहा। वो असल में आपकी भावनात्मक ऊर्जा को चूस रहा है। और यही परजीविता है। इसके बाद दूसरा रूप आता है परभक्षिता या प्रिडेशन। ये तो शिकार करने जैसा लग रहा है। हाँ, प्रकृति में ये तब होता है जब एक जीव दूसरे का सीधा शिकार करता है। इंसानी रिश्तों में ये वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति दूसरे पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाता है। वो नियंत्रण रखता है और दूसरे का शोषण करता है। यहाँ कोई साझेदारी नहीं होती, सिर्फ एक तरह का शासन होता है। बाप रे, ये दोनों ही रूप तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मतलब क्या प्रकृति में केवल यही तरीके हैं? नहीं, प्रकृति बहुत संतुलन वाली है। तीसरा रूप है सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म। अच्छा। ये सबसे खूबसूरत रूप है, जहां दोनों जीव एक साथ मिलकर विकास करते हैं। एक की मौजूदगी से दूसरे का भी फायदा होता है। मतलब एक स्वस्थ इंसानी रिश्ता। बिल्कुल, जहां दोनों एक दूसरे की कमियों को समझते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो सहजीविता का ही सटीक उदाहरण है। ये तो बहुत ही सकारात्मक है। जी। और चौथा रूप है सहभोजिता या कमेंसलिज्म। सहभोजिता, इसे हम कैसे समझें? सहभोजिता में एक का फायदा तो होता है, लेकिन बिना दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाए। अच्छा, नुकसान नहीं होता। नहीं, जैसे दफ्तर में आपके साथ काम करने वाला कोई ऐसा सहकर्मी जो आपकी काम करने की शैली से प्रेरित होकर खुद को बेहतर बनाता है। लेकिन इससे आपके काम या आपकी सफलता पर कोई आंच नहीं आती। उसका फायदा हुआ पर आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या बात है। इसे अगर हम एक बगीचे के उदाहरण से समझें, ये एक बगीचे जैसा है जहाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को छांव देते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जी। ये सहजीविता हो गई। और वहीं कुछ पौधे बिल्कुल जंगली घास की तरह होते हैं जो आसपास की मिट्टी की सारी ऊर्जा, पानी और नमी खुद खींच लेते हैं। बिल्कुल, एकदम सही। और वे दूसरे पौधों को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये परजीविता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन के बगीचे में हम इन जंगली घासों को ऊर्जा खींचने से कैसे रोकें? मतलब एक सहजीविता वाला रिश्ता परजीविता में बदलने से कैसे बचें? इसी बहुत ही जरूरी सवाल के जवाब में वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है, सीमा या बाउंड्री। बाउंड्रीज। जी। इन दोनों अनुभवों के बीच का जो इकलौता अंतर है वो यही अदृश्य रेखा है।
सीमाएं ही हमारे आंतरिक संतुलन की रक्षा करती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को धुंधला होने देते हैं ना, जब हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें कब नहीं कहना है। हाँ, नहीं कहना सबसे मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल। और तभी एक सामान्य रिश्ता ऊर्जा चूसने वाले रिश्ते में बदल जाता है। आप देखिए, बाउंड्रीज वो दीवार नहीं है जो हमें दुनिया से काट दें, जी। बल्कि वे दरवाजे हैं जिन पर हमने ये नियम लिखा है कि कौन सी ऊर्जा अंदर आ सकती है और किस बर्ताव को बाहर ही छोड़ना होगा। यानी अगर हम किसी को लगातार अपनी सीमाओं लांघने दे रहे हैं तो असल में हम खुद उन्हें एक परजीवी बनने का मौका दे रहे हैं। एकदम सही, हम ही उन्हें वो जगह दे रहे हैं। दोस्ती, प्यार और परिवार परस्पर विकास के लिए बने हैं, ना कि ऐसी जगह जहां रिश्ता निभाने के लिए हमें खुद को ही खोना पड़े। बिल्कुल। सीमाओं की इस अहमियत को समझने के बाद ना, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक रूपक, मतलब एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, सांप वाला रूपक। जी, मुश्किल लोगों का सामना करने की तुलना एक सांप का सामना करने से की गई है। ये रूपक हमें बहुत ही गहरी बात समझाता है कि खतरा चीजों के होने में नहीं, बल्कि हमारे बर्ताव में होता है। मतलब एक सांप के पास जहर जरूर होता है, लेकिन वो हमेशा खतरनाक नहीं होता। उसका जहर मुख्य रूप से उसके अपने शिकार को पचाने और अपनी रक्षा करने के लिए होता है। हाँ। वो इंसानों के खिलाफ किसी साजिश के तहत जहर नहीं रखता। वो केवल तभी खतरनाक साबित होता है जब हम उसके स्वाभाविक चरित्र को नहीं समझते। और उस दूरी को लांघ जाते हैं जहां से वो हम पर हमला कर सकता है। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी हर मुश्किल इंसान जिसे हम झट से टॉक्सिक मान लेते हैं, वो शायद जन्म से जहरीला नहीं है। नहीं, वो सिर्फ खुद को बचा रहा है। उसकी अपनी कुछ रक्षा प्रणालियां हैं, कुछ उलझने हैं। हमें हमेशा उस सांप को मारने या उस इंसान को बदलने की जरूरत नहीं है। जी। बस ये समझना जरूरी है कि उसके करीब जाना या उसके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है। हर असहमति या विवाद का मतलब ये नहीं है कि हमें रिश्ते में सुधार ही करना है या उसे खत्म ही करना है। कई बार सिर्फ एक सुरक्षित दूरी का सम्मान करना ही काफी होता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत ही बड़ा संशय सामने आता है। कैसा संशय? मतलब अगर कोई इंसान मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बात बात पर नीचा दिखाता है, लेकिन वही इंसान दुनिया के बाकी लोगों के साथ, अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बहुत ही शांत, दयालु और एकदम परफेक्ट इंसान की तरह पेश आता है। जी, ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये सोचना तो बहुत ही मुश्किल है कि शायद उसमें कमी है। इंसान को यही लगेगा ना कि मैं ही शायद इस लायक नहीं हूं। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये तो सीधे तौर पर खुद की अहमियत पर सवाल उठाने जैसा हो गया। जब आप किसी को दूसरों के साथ इतना अच्छा देखते हैं तो आप खुद को ही समस्या मानने लगते हैं। इससे कोई अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बचाए? ये एक ऐसी स्थिति है जहां से हम में से ज्यादातर लोग गुजरते हैं और ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें डायनामिक्स के विज्ञान को समझना होगा। रश्मि प्रभा का लेख स्पष्ट करता है कि कोई भी दो इंसान दुनिया को एक ही नजर से नहीं देखते। यहाँ तक कि एक ही घर में पले बड़े जुड़वा बच्चे भी दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, ये तो सच है। जब दो एक जैसी मानसिकता वाले लोग मिलते हैं तो बहुत सहजता होती है, लेकिन जब दो विरोधी मानसिकताएं या दो अलग अलग जीवन मूल्य आपस में टकराते हैं ना, तो वहां अनबन और दूरी आना तय है। तो आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर मेरे साथ बुरा है तो ये मेरे अस्तित्व की कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे बीच के उस डायनामिक का परिणाम है। एकदम। डायनामिक का मतलब है वो ऊर्जा, वो मनोवैज्ञानिक स्थान जो दो लोग मिलकर बनाते हैं। अगर आप किसी एक इंसान के साथ उस डायनामिक में फिट नहीं बैठ रहे हैं और वो आपको गलत समझ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। राहत मिली ये सुनकर। समस्या तब शुरू होती है जब हम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं। वैलिडेशन यानी हम लगातार ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी अहमियत को समझे, हमारी कीमत उसकी नजरों में दिखे। हाँ, हम किसी और की आंखों में खुद को सही साबित करने की एक अंतहीन भूख पाल लेते हैं। बिल्कुल। और हर किसी से खुद को सही साबित करवाने की ये जो चाहत है ना, ये हमें सिर्फ थकाती है। कोई हमें गलत समझ सकता है और ये पूरी तरह से ठीक है। हर जगह लड़ना जरूरी नहीं है। सही बात है। कभी कभी हम समझौता करते हैं और कभी हम पूरी तरह से दूरी बना लेते हैं। और ये दूरी बनाना, पीछे हटना कोई हार नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही उच्च स्तर की जागरूकता है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस है। तो आखिरकार मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया का कोई व्यक्ति हमें किस तरह देखता है, बल्कि मुद्दा ये है कि हम खुद को कितनी स्पष्टता से देखते हैं। बिल्कुल। अगर हम दूसरों का नजरिया नहीं बदल सकते, अगर हर रिश्ते का डायनामिक अलग है, तो फिर हमारे नियंत्रण में क्या है?
हम कहाँ से इस घुटन को रोक सकते हैं? हमारे नियंत्रण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो हम स्वयं हैं। हम स्वयं। जी, ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना ज्यादा आसान लगता है। हाँ, सामने वाले को बुरा कहना आसान होता है। बिल्कुल। किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को समझने की शुरुआत दूसरे व्यक्ति को जज करने या उसे बुरा साबित करने से नहीं होती। इसकी शुरुआत अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को, अपनी उस चुप्पी को देखने से होती है जहां हमने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो हमें अपनी ही कमियों को देखना होगा। हाँ, हमें उन जगहों को पहचानना होगा जहां हमने महज शांति बनाए रखने के लिए अपनी सीमाओं को ढीला छोड़ दिया था। किताब में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जी, कौन सा सवाल? किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखने को अपना नियम बनाने से पहले हम असल में कैसे थे? बहुत गहरा सवाल है। मतलब दूसरों के मिजाज और मूड को संभालने से पहले किस चीज से हमें खुशी मिलती थी? कब हमें ये लगने लगा कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा या टू मच हो जाएगा? ये सवाल हमें हमारी ही जड़ों की ओर वापस ले जाता है। क्योंकि अब देखिए, उम्र बढ़ने के साथ या रिश्तों के बदलने के साथ कोई भी पूरी तरह से एक नया इंसान नहीं बन जाता। जी। हमारी मूल संवेदनशीलताएं, हमारी जरूरतें वही रहती हैं, बस हम उन्हें दबाना या अलग ढंग से पेश करना सीख जाते हैं। इसलिए अगर हम टॉक्सिक पैटर्न से आजाद होना चाहते हैं तो हमें अपनी हिस्सेदारी की जिम्मेदारी लेनी होगी। और यहाँ हमें एक बहुत ही बारीक फर्क समझना होगा। कैसा फर्क? ये खुद को दोष देना या सेल्फ ब्लेम नहीं है। तो फिर सेल्फ ब्लेम और सेल्फ ओनरशिप में क्या अंतर है? सेल्फ ब्लेम का मतलब है खुद से कहना कि मैं ही कमजोर हूं, मैंने ही अपने साथ ये सब होने दिया, मुझ में ही कोई कमी है। जो कि बहुत नकारात्मक है। बिल्कुल, ये हमें और ज्यादा गहरे गड्ढे में धकेल देता है। लेकिन सेल्फ ओनरशिप यानी खुद पर अधिकार होने का मतलब है कि हाँ, मैं देख सकता हूं कि मैंने बार बार कहाँ समझौता किया, मेरी क्या कमियां रही। जी। लेकिन अब चूंकि मुझे ये दिख गया है तो इसे बदलने की ताकत भी सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हाथों में है। सेल्फ ओनरशिप हमें आजाद करती है। क्या बात है! तो कुल मिलाकर ये किसी ऐसे म्यूजिक सिस्टम या वाद्य यंत्र की तरह है जिसे सालों से दूसरों के गानों और दूसरों की पसंद के हिसाब से इतना ज्यादा ट्यून कर दिया गया है कि वो अपनी खुद की मूल आवाज ही भूल गया है। वो बस वही धुन बजाता है जो सामने वाले को पसंद है। बिल्कुल। और अब इस सेल्फ ओनरशिप के जरिए उसे कुछ नया नहीं सीखना है, बस अपनी डिफॉल्ट सेटिंग वापस लानी है, उसे अपनी असली धुन को फिर से खोजना है। ये उपमा पूरी प्रक्रिया का सबसे सटीक सार है। जब हम किसी जहरीले डायनामिक से बाहर निकलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़कर जाना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? उसका सबसे गहरा अर्थ होता है खुद के पास वापस लौट कर आना, अपनी उसी डिफॉल्ट सेटिंग की ओर यात्रा करना। खुद को चुनना, अपनी शांति को चुनना, किसी को त्यागना या स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह खुद के साथ एक सही तालमेल, एक अलाइनमेंट बिठाना है। यानी हमें एक ऐसा जीवन खोजना है जहां प्यार की, परिवार की या हमारे कर्तव्यों की कीमत हमें अपना वजूद खोकर ना चुकानी पड़े। जी। हम इस दुनिया में किसी के प्यार में या किसी के डर में गायब हो जाने के लिए नहीं है। हम अपनी आवाज और अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हैं। और यही सेल्फ ओनरशिप हमारे लिए सच्ची आज़ादी का दरवाज़ा खोलती है। आप देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें रातों रात मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे पास अभी भविष्य के सारे जवाब होने ज़रूरी नहीं है, तो हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हमें बस अपने अंदर के उस हिस्से की आवाज़ सुननी है जो लंबे समय से सुरक्षा और स्पष्टता की मांग कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि कैसे कोई जहर या टॉक्सिन्स जब लंबे समय तक रहते हैं तो हम उनके आदी हो जाते हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। जी। हमने जाना कि प्रकृति के पास सहजीविता और परजीविता जैसे रूप हैं, और हम जंगली घास को अपनी ऊर्जा चूसने से सिर्फ अपनी सीमाओं के दरवाजे बंद करके ही रोक सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि हर मुश्किल इंसान जानबूझकर हमें चोट नहीं पहुंचा रहा है, और किसी के बुरे व्यवहार का मतलब हमारी अहमियत का कम होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब डायनामिक्स का खेल है जहां हमें दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करना होगा। और सबसे अंत में, दूसरों को दोष देने से हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति और आज़ादी मिलेगी अपनी सेल्फ ओनरशिप से, अपनी उस डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस लौटने से। एकदम सही बात है। बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाली ये चर्चा रही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को
हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम सबके लिए और सीखने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमारे आंतरिक बगीचे की सेहत और उसकी हरियाली तय करती हैं, तो ऐसी कौन सी एक अदृश्य रेखा है जिसे हमने हाल ही में धुंधला होने दिया है? जी। महज किसी को बुरा न लगे इसलिए हमने किस रेखा को मिटने दिया? और जरा गहराई से सोचिए, क्या होगा अगर आज बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी से बहस किए उस रेखा को पूरी शांति से वापस खींच लिया जाए? इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।